सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग हेल्दी होंगे, परफेक्ट होंगे और सबसे मेन चीज खुश होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली अब आपने अपना प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, इन सब का काम कर लिया होगा कंप्लीट, और अब आप डेडिकेटली बैठे हो अपनी सीरीज के लिए, अपने चैप्टर्स के लिए जो आपके आने वाले, दैट इज क्लास 11th और 12th के लिए मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों के लिए आपके पास हर चैप्टर की वन शॉर्ट सीरीज आने वाली है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के डिस्कशन भी आने वाली है, जो कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर ऑब्वियसली मैं पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री। आई एम श्रुति, टीचिंग यू क्लास 12th केमिस्ट्री। सो हमने आज स्टार्ट करना है अपना वन शॉट सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन का। लेकिन उससे पहले ना थोड़ी सी मोटिवेशन ले लेते हैं। आई कैन डू इट, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी काम मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। आई एम परफेक्ट, आई कैन डू इट। अगर मैंने ठान लिया है, मैंने पूरा विश्वास बना लिया है कि मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आई कैन डू इट, कोई नहीं रोक सकता फिर मुझे, राइट। तो हमने आज ना एक छोटा सा काम करेंगे। जहां आप सोते हो ना, सामने एक बैनर लिख के लगा देना है, ठीक है, आई कैन डू इट, और उसके नीचे मेंशन कर देना कितने मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हो। 95 करना चाहते हो ना, 95 बड़ा करके ना परसेंटेज लगा के सर्कल इट, ताकि उसमें दिखे कि हाँ मैं कर सकता हूँ और कितने मार्क्स मेरे को स्कोर करने हैं वो मेरे आएंगे। तो आज आपने ये काम जरूर करना है कि आई कैन डू इट लिख के ना नीचे परसेंटेज लिख देना। 70 करना चाहते हो, 85 करना चाहते हो, 95 करना चाहते हो, 100 भी करना चाहते हो ना, लिख देना बस। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेन बात ये है कि अगर मैंने अपने मन में विश्वास बना लिया ना कि मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो इस एग्ज़ाम में 95 ला के दिखाने हैं, तो हम कर सकते हैं, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। तो अपने मन में विश्वास बना लो, अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लो कि भाई इस बारी के 12th के एग्ज़ाम में ना इतने तो परसेंट ला के दिखाने हैं, राइट। सो अब हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप, जहां पर हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज टारगेट एग्जाम 23, ठीक है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर, चाहे वो मेडिकल का हो या नॉन मेडिकल का हो, सिर्फ वन शॉट में, एक शॉट में करेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उससे पहले आपको पता है आपने क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट, ठीक है, सेल्फ टेस्ट को अटेम्प्ट करके रखना है, जहां पर आपको अपने आप को ऑनेस्टी दिखानी है कि मेरा ये चैप्टर ना भाई इतना कंप्लीट हो गया, इतने परसेंट से पक्का हो गया, और फिर हम तो आपके साथ वो चैप्टर दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलो इस लेक्चर को करते हैं शुरू। आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले सॉल्यूशंस के बारे में। चलो पहले हम ना इसको बेसिक अपनी केमिस्ट्री को ना अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पेपर के टाइम पे भी ना याद हो कि मैम ने ना ऐसे समझाया था ये। तो मान लो ये मेरे पास एक गिलास पानी है, ठीक है, मेरे पास है ये एक गिलास पानी, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अपना सॉल्ट। मैंने एक गिलास पानी लिया और इसमें डाला सॉल्ट और इसको किया मैंने मिक्स। अब ये दो कंपोनेंट हुए मिक्स, है ना, दो कंपोनेंट हो गए मिक्स। तो जब भी दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा, मतलब दो तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा जितने मर्जी डाल दो। तो जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात है सॉल्यूशन की। अब एक बात बताओ, मैंने लिया था एक गिलास पानी और दूसरा लिया था ये नमक, है ना, एक लिया था पानी और दूसरा लिया था नमक। अब इसमें ये बताओ मुझे कि नमक क्या है या पानी क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि पानी क्या। तो पानी मेरा क्या है, सॉल्वेंट है।
जो चीज हमेशा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी ना वो होएगा सॉल्वेंट। ये नहीं लेना कि ये पानी है तो ये सॉल्वेंट होएगा, मुझे क्या कंसिडर करना है कि ये चीज लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना। अगर ये चीज लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो इसको मैं बोलूंगी सॉल्वेंट। अब मैंने बाकी चीज क्या लिया था, 1 चम्मच नमक लिया था। 1 चम्मच नमक इसके कंपेरेटिवली तो बहुत कम है, तो ये नमक क्या चीज होगी मेरी, सॉल्यूट होगी। सो सॉल्यूट क्या होता है, वो क्वांटिटी जो कि कम हो। अच्छा, एक सॉल्यूशन के अंदर ना जो सॉल्यूट की वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। चाहे मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूं, साथ में 1 चम्मच चीनी डाल दूं, साथ में नींबू डाल दूं, मतलब कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूट जो होते हैं ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट चेंज हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा। तो सॉल्वेंट क्या होगा, जो चीज़ लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, और सॉल्यूट क्या होगा, जो चीज़ कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी। तो एक सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा कम में होएगा, सॉल्वेंट जो होगा हमेशा ज़्यादा होगा। अब हम सॉल्यूशन को पढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन हमने इस चैप्टर में 3 पार्ट्स में करनी। 3 पार्ट्स में कैसे करेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सबसे हम कैरी करेंगे कि सॉल्वेंट कैसा है मेरा, ठीक है। दूसरी चीज हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड, कि एक सॉल्यूशन को बनाते टाइम मैं कितने कंपाउंड्स को यूज कर रही हूँ, क्या क्या चीज यूज कर रही हूँ। एंड तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब उसकी स्टेट क्या है, ऑन द स्पॉट वो एक लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या स्टेट को मैं कैरी कर रही हूँ। तो इन 3 के बेसिस पे मैंने ये चैप्टर को आपको डिस्कस कर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेसिस पे बात करते हैं। तो सॉल्वेंट मेरा, अभी मैंने आपको पानी में, ठीक है, डाला हमने नमक, एक सॉल्यूशन बनाया। अब मैंने इसी सॉल्वेंट को, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये कंपाउंड है, एक सॉल्वेंट ये है, और दूसरा मान लो मैं कोई और ले लेती हूँ, ठीक है, दूसरा मैंने कोई और ले लिया। अब कहने का मतलब क्या है, सॉल्वेंट भी तो बहुत तरह के हो सकते हैं। हमने +1 में पढ़ के आए हैं पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो यहाँ पर भी हमने सॉल्वेंट को 2 पार्ट्स में डिस्कस करना है। एक पार्ट में हमने डिस्कस करना है जहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, और दूसरा पार्ट जहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो एक्वस नाम से याद रखो, एक्वस मतलब जो चीज़ पानी में डिजॉल्वेबल हो। तो जो चीज़ पानी में डिजॉल्वेबल होगी वो आएगी एक्वस सॉल्यूशन में, और जो चीज़ पानी में नहीं डिजॉल्व हो सकती, मतलब जो सॉल्यूशंस जो होंगे वो वाटर में डिजॉल्व होकर नहीं बनेंगे, उसको हम लेंगे नॉन एक्वस में, ठीक है। अब जैसे कि इस पानी में मैंने नमक डाला था, अच्छे से हो गया डिजॉल्व, अच्छे से हो गया डिजॉल्व। तो ये जो NaCl है, कॉमन सॉल्ट NaCl, ये क्या है, पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हम किस कैटेगरी में लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन की कैटेगरी में लेंगे। बट फॉर एग्जांपल इसी में ही, ठीक है, इस पानी में ही मैं एक लेती हूँ नेफ्थलीन बोर्ड, और इस नेफ्थलीन बोर्ड को डाल देती हूँ, क्या कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखो नेफ्थलीन बोर्ड एज इट इज पड़ी है। तो वो सॉल्यूशन जो कि पानी में, जो सॉल्यूट पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते, वो किस में आ गए, नॉन एक्वस। तो ये मेरे पास जो पानी में डिजॉल्व हो गया था नमक, ये वाला सॉल्यूशन कौन सा, एक्वस। ये वाला पार्ट जिसमें मैंने नेफ्थलीन बोल को पानी में डाला, ये क्या है, नॉन एक्वस, क्योंकि ये पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ, ये पानी में डिजॉल्व हो गया। तो ये होते हैं हमारे पास एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स में डाल रही हूँ। तो इसको ना बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ते हैं। इसमें हमने लेना है 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है बाइनरी, एक होता है टर्नरी, और तीसरा होता है हमारा क्वार्टिनरी। नाम से ही समझेंगे। बाइनरी, इस पानी में मैंने नमक डाला था, डिजॉल्व कर दिया। कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, एक नमक और एक पानी। तो जो सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट लेते हैं टर्नरी। टर्नरी का मतलब जहां पे कंपोनेंट 3 हो, जहां पे कंपोनेंट 3 हो। तो मान लो मैंने इस नींबू पानी बनाते हैं, चलो अभी, ठीक है, मैंने इधर लिया 1 गिलास पानी, 1 चम्मच नमक, और साथ में डाल दी ये थोड़ी सी शुगर, दैट इज चीनी। अब इसमें कंपोनेंट कितने हो गए,
3 कंपोनेंट हो गए ना, कितने कंपोनेंट हो गए? 3। एक तो पानी, दूसरा नमक, तीसरा क्या हो गया? चीनी। तो जब मैंने 3 चीजों को मिक्स कर दिया और मेरा सॉल्यूशन अभी भी अच्छे से डिसॉल्वेबल है, तो जहां पे 3 कंपोनेंट्स आ जाए उनको हम कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वार्टिनरी। क्वार्टिनरी क्या है? यहाँ पे जब मैं 4th पार्ट भी डाल दूंगी। 4th पार्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी बना रहे हैं ना, तो नींबू डालना तो बनता है, यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा नींबू साथ में, तो अब क्या हो गया? यहाँ पर 4था कंपोनेंट भी जा चुका है और अभी भी देखो ये अच्छे से डिसॉल्व हो गया पानी के अंदर, राइट? आपको दिख रहा है सारी चीजें अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। तो ये मेरा बन गया नींबू पानी और साथ में मेरे को आ गई अपने कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, हमारे पास 3 पार्ट में डिवीजन है, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टिनरी। बाइनरी कौन सा है? जहां पे 2 कंपोनेंट, मतलब जहां पे मैंने सिर्फ नमक और पानी डाला था वो पार्ट, जहां पे मैंने इसमें चीनी भी डाल दी थी वो आ गया टर्नरी क्योंकि 3 कंपोनेंट हो गए। जहां पे मैंने नींबू डाल दिया वो हो गया क्वार्टिनरी क्योंकि 4 कंपोनेंट हो गए। तो ये बात है हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो ये मेरे पास कुछ चार्ट आ गया। अब बोलोगे मैम इतना लंबा चौड़ी चीज, भाई इतनी ज्यादा हमसे नहीं पढ़ी जा रही, मुझे तो आप शॉर्टकट में बताओ। शॉर्टकट में कहने की बात ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या होती है? 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में बात करते हैं। सॉलिड जैसे कि ये नमक हो गया, है ना, ये चीनी हो गई, ये सारे क्या है? सॉलिड्स है, मतलब मेरे को विजिबल है, इनकी कॉम्पोजिशन जो होगी वो फिक्स्ड होगी। लिक्विड, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो ये पानी मेरे पास लिक्विड हो गया। गैस, मेरे आसपास क्या है? गैस है, जो ऑक्सीजन में इनहेल कर रही हूँ, एक्सहेल कर रही हूँ, वो मेरे पास गैस है। अब इसके अकॉर्डिंग मैम कैसे होगी? हमने तो अभी तक जितना भी सॉल्यूशन बनाया वो पानी में बनाया। अब वापस जाओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। ठीक है, मैंने क्या बोला था? सॉल्वेंट जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, सॉल्यूट जो चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। मैंने वहां पे फिजिकल स्टेट की बात नहीं करी थी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो वो ही सॉल्वेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये नमक है, ठीक है, अगर इसमें मैं 1 चम्मच पानी डाल दूं, 1 चम्मच पानी डाल दूं, अब क्वांटिटी किसकी ज्यादा है? नमक की ज्यादा है और इसकी क्वांटिटी क्या है? कम है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा? जो मेरा सॉल्वेंट है वो मेरा नमक हो जाएगा और जो सॉल्यूट है वो मेरा पानी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, जो मेरे पास कंपोनेंट ज्यादा है वो मेरा नमक है, जो कंपोनेंट कम है वो पानी है। तो जरूरी नहीं है हमेशा ही एक पानी या लिक्विड चीज ही सॉल्वेंट हो, जरूरी नहीं है। एक सॉलिड, एक गैस, वो भी सॉल्वेंट हो सकता है, एक कोई भी चीज सॉल्वेंट और सॉल्यूट हो सकती है। बस आपको क्या याद रखना है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होगी, सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कम होगी। अब जैसे इस केस में जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है NaCl है, ठीक है, दैट इज कॉमन सोल्ट, इसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, पानी की क्वांटिटी कम थी, तो पानी क्या हो गई यहाँ सॉल्यूट, मेरे पास सॉल्वेंट क्या हो गई यहाँ पे नमक। तो सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बन गया, तो सॉलिड इन लिक्विड। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि कोई भी चीज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हो सकती है, डिपेंड किस पे करेगा? हमारे पास कंपोनेंट की क्वांटिटी पे। जो चीज ज्यादा वो सॉल्वेंट, जो चीज कम वो सॉल्यूट। अब ये चार्ट क्या कह रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब कि मैंने एक सॉलिड पार्टिकल लिया, उसमें कोई लिक्विड डाल दिया, उसमें कोई गैस डाल दी, उसमें मैंने सॉलिड डाल दिया, तो वो भी मेरे पास एक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की कैटेगरी आ गई। ठीक है, अगर मान लो मैंने लिक्विड सॉल्यूशन लिया तो कोई 2 लिक्विड को मिक्स कर दिया, एक लिक्विड और एक गैस को मिक्स कर दिया, एक लिक्विड और एक सॉलिड को मिक्स कर दिया, राइट। गैसियस सॉल्यूशन, जहां पर एक गैस के अंदर मैंने सॉलिड डाल दिया, एक गैस के अंदर मैंने लिक्विड डाल दिया, एक गैस के अंदर गैस ही डाल दी, तो ये मेरे पास कुछ तरह के सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। ये आपकी बुक में भी ये चार्ट मेंशन है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो ये अब हमारे पास आ गए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो हमने कर लिया डिस्कस। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं, दैट इज कंसंट्रेशन की बात करेंगे।
तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, पहले इसका मतलब समझते हैं कि मतलब क्या होता है। कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्वेंट के अंदर मैंने कितना सॉल्यूट डाला, मान लो मैंने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया, तो उसमें कितना सॉल्यूट डाल रहा हूं। बेसिकली कंसेंट्रेशन क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कि मैं कितना सॉल्यूट ऐड कर रही हूं सॉल्वेंट के अंदर, वो चीज होती है मेरी कंसेंट्रेशन। So the concentration of the solution is the amount of solute dissolved in known amount, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट का सॉल्यूट मैंने कितने सॉल्वेंट में डाला, ये कितने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला, इस सब को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब देखो कंसेंट्रेशन को पढ़ने के लिए ना हमारे पास दो क्वांटिटीज है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब जिसमें हमें क्वालिटीज रिप्रेजेंट करें, जैसे अगर मैं इस बोलूं कि इस गिलास में, अगेन इस गिलास के अंदर कितना नमक डाला, थोड़ा सा डाला था, तो मतलब कि ये डाइल्यूट है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैं बहुत सारा नमक डाल देती हूँ, ठीक है, 90% में इसमें सॉल्यूट डाल देती हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, कंसेंट्रेटेड। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा डिपेंड करेगा क्वालिटेटिव भी कि कितना सॉल्यूट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो डाइल्यूट है, सॉल्यूट की क्वांटिटी अच्छी खासी ज्यादा है तो मेरे पास क्या होगा, ये कंसेंट्रेटेड होगा। ये तो होगी क्वालिटी की बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। तो क्वांटिटेटिव को स्टडी करने के लिए, कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज क्वांटिटेटिवली स्टडी करने के लिए हमें ये 7 मेथड्स को स्टडी करना। ये 7 चीजें क्या है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। जिसमें से ये टर्म्स ना हम थोड़ी 11th में भी पढ़ के हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल आता ही आता है पेपर में। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज मास परसेंटेज, दैट इज W by W। ठीक है, तो W by W के में अगर मैं बात करूं, मास का मतलब ना यहाँ पर हम वेट इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, अभी हम सपोज करते हैं मास और वेट इक्वल है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या आती है, W by W, दैट इज वेट बाय वेट। ठीक है, तो ये अब ये समझो वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट जो है, जो मेरा सॉल्यूट जो है वो भी मेरा वेट वाइज दैट इज मास वाइज प्रेजेंट है, और जो मेरे पास सॉल्वेंट है वो भी मेरा मास वाइज प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मास बाय प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक क्वांटिटी 100 ग्राम बन रही है, तो 100 ग्राम में एक परफेक्ट क्वांटिटी होगी, कितना ग्राम सॉल्यूट डल रहा है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट। कितना मास में 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डाल रही हूँ, कितना मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट यहाँ पे सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है, तो कितना उसका मास में 100 ग्राम सॉल्यूशन में डाला है, ये हो गया मेरे पास मास बाय मास परसेंटेज। और देखो परसेंटेज की बात बोल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, ये हम बेसिक मैथ्स में पढ़े। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्यूट का डालना है कि कितना नमक मैंने इस पानी में डाला था, राइट, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये मेरे पास हो गया अपनी पहली क्वांटिटी का फॉर्मूला, दैट इज मास परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मैंने सॉल्यूट का निकाला तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे पूरे सॉल्यूशन का मास इनटू 100। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मास परसेंटेज का फॉर्मूला। अगर मैं इसकी ही बात करूं तो इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। अब इसका कहने का मतलब क्या है, 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, मान लो मेरे पास 100 ग्राम मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें जो 10 ग्राम है ना वो ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसमें से 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है और 90 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम वाटर प्रेजेंट है। तो ये हो गया मास परसेंटेज, है ना। 100 ग्राम में से 10%, 100 का 10% मतलब 10 ग्राम जो है वो मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, और जो बाकी का 90 है वो मेरे पास वाटर है। तो इसका मतलब ये हो। अब हम नेक्स्ट अपनी क्वांटिटी में जाते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम क्या करेंगे, V by V, वॉल्यूम मींस V, तो V by V से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या कहता है, अगर एक बार मेरे पास मास है, तो मान लो मेरा कोई सॉल्यूशन है, उसके वॉल्यूम मेरे को दी गई, तो कितना वॉल्यूम सॉल्यूट
एक सॉल्यूशन में डला है। कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एक सॉल्यूशन में डला है वो मेरे पास क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज V by V। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास में मास परसेंटेज लिया, तो इसमें क्या लेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इस बारे में मान लो मैंने सॉल्यूट का निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना वॉल्यूम एक सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन के अंदर गया है, ये मेरे पास हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। और इसका एक एग्जांपल आपको बुक में जैसे दिया हुआ है, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब कि मेरे पास सपोज करो एक 100 ml सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। एक 100 ml सॉल्यूशन का अगर मैं 10% बोलूं तो मतलब कि जो 10 ml है ना वो इथेनॉल है, बाकी का 90 ml जो है वो वाटर है। तो एक अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें से 10 जो है वो इथेनॉल बना और बाकी का जो 90 है वो मेरे पास क्या हो गया, वाटर हो गया। तो ये हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मतलब जो सॉल्यूट है वो मेरे पास मास में होगा और जो सॉल्वेंट है वो मेरे पास वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। मतलब एक क्वांटिटी मास में है तो दूसरी क्वांटिटी वॉल्यूम में। तो यहाँ पर इसके डिफाइन कैसे करेंगे कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट लेकिन मास में, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि वॉल्यूम में। कहने का मतलब कितना मास ऑफ सॉल्यूट मैंने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डाला है, उसे हम क्या कहेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। सो इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे क्या बोले, सॉल्यूट को मैंने मास में लिए और बाकी सॉल्यूशन को वॉल्यूम में लिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मेरे पास क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। परसेंटेज है अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो एग्जांपल है वो है 10% NaCl W by V। NaCl क्या, अगेन कॉमन सॉल्ट। तो इस पूरे पानी में मान लो ये मेरा 100 बना, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन है, तो इसमें कितना ग्राम मैंने नमक डाला, ठीक है। अगर 10% लिखे तो मतलब 10 ग्राम नमक डाला, ठीक है, जो कि बनाया इसने 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास मेरे पास सॉल्यूट जो है वो मास में ले लिया, बाकी जो ये सॉल्यूशन लिया वो वॉल्यूम हो गया। जो ये टर्म है ना, ये किस में अच्छी लगती है, ये फार्मेसी में मेडिसिन बनाते टाइम ये क्वांटिटी को यूज किया जाता है, क्योंकि देखो मेडिसिन बनाते टाइम हम काफी केमिकल्स, काफी सॉल्यूट्स का यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली जनरली हम सॉल्यूट को मासेस में लेना पसंद करते हैं। तो इसलिए इस टर्म की जो यूसेज है वो फार्मेसी और मेडिसिन में है। ये चीज आप याद रखें क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज कई बार एमसीक्यूज फॉर्म में पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जाते हैं अपने पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पीपीएम पे, ठीक है। अब आप सोचोगे यहां तक तो मैम आपने परसेंटेज की बात करी, अब आ गया पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन बहुत सारी जगह पे, बहुत जगह पे, मतलब कि मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स या मिलियन ऑफ एटम्स के बीच में थोड़ी सी क्वांटिटी, उसे हम क्या कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी, मिलियन मतलब बहुत ज्यादा। अब फॉर एग्जांपल मेरे को पता लगाना है इस हवा में कितना पॉल्यूशन है, मेरे को पता लगाना है इस हवा में कितना पॉल्यूशन है, तो वो पॉल्यूशन किस में होगा, पार्ट्स में ही होगा, क्योंकि हमें पता है हमारी हवा में 72% नाइट्रोजन है एंड दिस क्वांटिटी हम अपने जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या है पार्ट्स पर मिलियन, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने ट्रेसेस में कोई चीज प्रेजेंट है, ट्रेसेस मतलब थोड़ी सी डॉट 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 स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो। तो जब हम ऐसी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे जहां पे बहुत सारी चीज में कुछ ट्रेसेस के बारे में बात करनी हो, तो उसको लेंगे पार्ट्स पर मिलियन। तो व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, बात हुई आगे कि बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट हो, तो हम उसे पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, कितने पार्ट है कंपोनेंट का। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पॉल्यूशन का पता लगाना, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे कितना पॉल्यूशन, कितना नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब वो जो पॉल्यूशन बना रहे हैं उसका पार्ट कितना प्रेजेंट है, टू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पूरे गैस का कितना पार्ट है,
ठीक है, मान लो इस ग्लास की बात करती हूँ, ठीक है, इस ग्लास में मैंने डाली है थोड़ी सी चीनी के पार्टिकल्स, राइट, इस ग्लास में मैंने यहाँ पे थोड़े से ये चीनी के पार्टिकल्स डाले, तो आपको ये क्वांटिटी दिख रही है, ये क्वांटिटी दिख रही होगी कि बहुत थोड़े से पार्टिकल्स है, तो इतनी सारी चीज क्या होगी, ये मिलियन ऑफ पार्टिकल्स हो गए, और जो ये थोड़े से मैंने शुगर पार्टिकल्स डाले हैं, ये क्या दिख रहा है, ट्रेस क्वांटिटी। समय तो मेरे को अगर इस पूरे सॉल्यूशन में से भी इसकी ट्रेस क्वांटिटी निकालनी हो, तो यहाँ पे चीनी के पार्टिकल्स हो गए नंबर ऑफ कंपोनेंट, पूरा टोटल ऑफ सॉल्यूशन मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो हो गए डिवाइड में। अब यहाँ पर मैंने बात करी है मिलियन की, तो मल्टीप्लाई भी मिलियन से करेंगे, दैट इज 10⁻⁶ से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। अब देखो इस पूरी चीज को समझाते हुए ना मैंने पॉल्यूशन की बहुत बात करी, गैस की बहुत बात करी, तो ये क्वांटिटी भी वहीं पर यूज की जाती है जब हमें हवा में पॉल्यूशन का पता लगाना हो, ठीक है, हमें पता लगाना हो कि कितना ट्रेस हर जगह पे प्रेजेंट है। लिखा आता है ना हमारे फोन्स के अंदर भी, नीचे लिखा आता है कि आज का जो हमारी एयर डेंसिटी है या आज जो पॉल्यूशन है वो इतना % है, तो वो ppm से ही कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन। अब देखो वापस 11th वाले कॉन्सेप्ट पे जाओ, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट में ये वाला जो पार्ट है इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मेरे को निकालना हो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मेरे को निकालना हो, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी को यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो यहाँ पर सपोज कि मुझे निकालना है सॉल्यूट, ठीक है, मेरे को लेके आना है कि इस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि जो भी मेरे को क्वांटिटी निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्वियसली ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि पूरे सॉल्यूशन में कितने मेरे पास कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उससे डिवाइड करेंगे। सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स इन ए सॉल्यूशन, दैट इज NB upon Na plus NB, where A represent the solvent and B represent the solute। फॉर एग्जाम्पल B मैंने सॉल्यूट बोल दिया और A के लिए मैंने सॉल्वेंट लिख दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बड़ा सा लिखने के बजाय मैंने उसको NB upon Na plus NB लिख दी, मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके ही तो मेरा सॉल्यूशन बना रहा है, तो वो चीज क्वांटिटी है। यहाँ पर क्या है, x से, अच्छा इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ग्रीक लेटर आता है काई, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम काई से। तो काई A निकालना हो मेरे को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है इस क्वांटिटी। अच्छा अब ये क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो क्वांटिटी है ना ये क्यों हमारी एक इसके यूनिट्स नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि आप देखो ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है, इसलिए ये हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन पे। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे मोलारिटी, तो मोलारिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोलारिटी में हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कितना सॉल्यूट मैंने कितने सॉल्यूशन के वॉल्यूम में डाला। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितने मोल्स डाला सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी, मोलारिटी रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम को किस में हमने लेना, 1 लीटर में। अच्छा 1 लीटर जो होता है डेकामीटर क्यूब के बराबर भी होता है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में डेकामीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी डेकामीटर क्यूब में प्रेजेंट होगी तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा N से डिनोट किया जाता है, वॉल्यूम को V से, तो मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, M इज इक्वल्स टू N/V। तो इसका जो यूनिट्स होता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर।
देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में हम कैलकुलेट करते हैं, मोल्स में, वॉल्यूम किस में, लीटर में, तो क्या हो गया, मोल पर लीटर इसकी हमारे पास यूनिट होगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया मोलैरिटी का, जहां पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मोलैलिटी। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, मोलैलिटी। अब देखो मोलैलिटी ना अकेली एक ऐसी टर्म है जहां पर हम केजी में बात करते हैं, ठीक है, केजी ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। पूरी जितनी भी हमने ऊपर वाली 5 क्वांटिटीज पढ़ी है ना, ठीक है, अभी तक 6 क्वांटिटी सॉरी जो हमने पढ़ी है, उन सब में हमने सॉल्यूशन की बात करी है। लेकिन अब जो है हमारे पास मोलैलिटी, इसमें हम सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे मोलैलिटी। तो याद रखना मोलैलिटी ही एक ऐसी टर्म है जहां पर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्यूशन की नहीं। तो यहां पर हमारे पास यूनिट देखो दोबारा जो मोलैलिटी को मोलैल ALAL वाला जो टर्म है हमारे पास, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगेन n से, और केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो पर केजी, ठीक है, मास से, ठीक है। तो यहां पर इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर केजी, क्या आ जाएगी, मोल पर केजी। सिंपल, जैसे हमने उसमें निकाला मोलैरिटी में मोल पर लीटर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मोल पर केजी। तो मोलैलिटी हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। एक पर्टिकुलर मतलब 1 किलो सॉल्वेंट में कितना मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। अच्छा, अगर मेरे को चेंज करना हो, कुछ और वैल्यूज निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का भी हमें फॉर्मूला पता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो यहाँ पे पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। केजी को अगर मेरे पास ग्राम्स में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे। तो ये बेसिक चीजें मेरे को लगता है आपको बिल्कुल क्लियर है, और अगर नहीं क्लियर है तो इन सब के डिटेल लेक्चर्स भी हमारे वेबसाइट दैट इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स को पे पोस्टेड है, आप बिल्कुल वहां जाके भी चेक कर सकते हो अगर आपने इसकी डिटेल्स पढ़ी। लेकिन अगर वन शॉट की बात की जाए तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज इसमें प्रेजेंट है। तो मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। अब हम इन टर्म्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सारी अब हमने कंसंट्रेशन 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ लिया। अब एक बार सारी कंसंट्रेशंस को रिवाइज करते हैं। तो हर एक के फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको मेंशन है, ठीक है, और जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। तो अब हम डिवाइज करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास, सबसे पहले मास परसेंटेज दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देन वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देन ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन द सॉल्यूशन, और मिलियन है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के केस में मैंने क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन को हम एक ग्रीक लेटर काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे को सॉल्वेंट के केस में निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर सॉल्यूट के केस में निकालना है तो काई बी दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द होल सॉल्यूशन। फिर आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज n/v। और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या होता है, 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना बस इसी में ही सॉल्वेंट आता है, बाकी और किसी में सॉल्वेंट नहीं आता। तो अगर हमने ये सारी कंसंट्रेशंस पढ़ ली हैं तो अब हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन आता है। अभी हमने बात करी कि कहीं पर हमने यूज किया वॉल्यूम, कहीं पर हमने यूज किया मास। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी क्या वॉल्यूम या मास में से, इन दोनों क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी? सोचो कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी? ऑब्वियस सी बात है, हम मास के बारे में ये पढ़ते हैं ना, चाहे हम अर्थ पे रहे, चाहे हम चांद पे चले जाए, चाहे हम किसी और कंट्री में चले जाए, है ना, मास हमेशा सेम रहता है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा चेंज होता है। तो यहाँ पर भी कुछ इफेक्ट आता है। तो
तो मास परसेंटेज, ppm, ठीक है, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, ये सारे क्या मास डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने इनके नीचे देखा था कि सारे के सारे मास से डिवाइड हो रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज और मोलैलिटी की बात करें, इन दोनों के केस में क्या आ रहा था, इन दोनों के केस में आ रहा था वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है कि जो मास वाली टर्म्स है ना, ठीक है, वो चेंज नहीं करती, चाहे मैं उसको अर्थ पे करूँ, चाहे वो उसको मैं मून पे जाके कर दूँ, उनके क्वांटिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करती। लेकिन मोलैरिटी और वॉल्यूम परसेंट की जो क्वांटिटीज होती है वो चेंज कर जाती है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसके वजह से मेरे पास मोलैरिटी, वॉल्यूम परसेंटेज की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन का। सो नेक्स्ट अब हम कॉन्सेप्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली होती क्या है, अगर मान लो मैंने एक गिलास लिया पानी का, ठीक है, उसमें नमक डिसॉल्व कर दो, तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी को भी हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में थोड़ा समझते हैं कि कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं कि कितना सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में या एक सॉल्यूशन में मैं डाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी यही बात है कि कितना सॉल्यूट एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। सो द सॉल्युबिलिटी इज द सब्सटेंस इन इट्स मैक्सिमम अमाउंट, कि कितना मैक्सिमम अमाउंट का मैं सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर, एक स्पेसिफाइड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है, उसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी। तो ऑब्वियस ये बात है, ये जो मैंने बोला स्पेसिफाइड कंडीशन, तो ये किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो वो डिपेंडेंस कुछ इन फैक्टर्स पे, जैसे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा है, फिर टेम्परेचर की, प्रेशर की। तो इन 4 फैक्टर्स पे हमारा डिपेंडेंस आती है। तो पहले ना मैं आपको नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग ही समझाती हूँ। तो लेट्स गेट टू द पॉइंट, टू द ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। जब मैं एक सॉलिड को लिक्विड में डाल दूँ, पहला हमारे पास पॉइंट क्या है यहाँ पे, जब एक सॉलिड को मैं लिक्विड पे डाल दूँ, तो इस केस में मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब कि मैं अगर किसी के साथ दोस्ती करना चाहूँगी ना, तो मैं चाहूँगी कि मेरे साथ वाले दोस्त के करैक्टरिस्टिक भी ना कुछ उसी तरह हो। अगर मैं मान लो कि इमोशनल हूँ, तो मैं चाहूँगी कि वो भी थोड़ा इमोशनल हो। कहने का मतलब क्या है कि मैं जो होंगी, मैं अगर अपने फ्रेंड्स को, किसी भी फ्रेंड को अट्रैक्ट करना चाहूँगी, तो कैसा फ्रेंड अट्रैक्ट करूँगी, जिसके पास थोड़ी बहुत मेरी जैसी करैक्टरिस्टिक हो, ठीक है, जिसके साथ मेरी बेसिकली वाइब्स मैच करती हूँ। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन की क्या बात करेंगे, सॉल्यूशन भी कब बनेगा, जब लाइक डिसॉल्व लाइक। तो यहाँ पर जैसे पहला केस है पोलर और आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर मैं पोलर और आयनिक की बात करूँ, जैसे है ये पानी, ठीक है, ये क्या होता है, पोलर है नेचर में, राइट। NaCl जो अभी हम कॉमन सॉल्ट यूज कर रहे हैं, वो भी पोलर है नेचर में। तो कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों पोलर है नेचर में, तो एक दूसरे को कर देंगे डिसॉल्व। डाला मैंने यहाँ नमक, अच्छे से हो गया डिसॉल्व। लेकिन अगर मैं दूसरा केस लूँ, ठीक है, नैफ्थलीन बोल का, नैफ्थलीन बोल क्या होती है, नॉन पोलर होती है, लेकिन पानी क्या है, पोलर है नेचर में। तो क्या ये रिएक्शन करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। देख रहे हो आप, नैफ्थलीन बोल को मैंने डाला और ये एज इट इज रह गई। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक पोलर कंपाउंड की रिएक्शन करूंगी तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन एक नॉन पोलर और पोलर को मिक्स करूंगी तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब पोलर पोलर के साथ ही रिएक्शन करेगा और नॉन पोलर के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि नैफ्थलीन ने पानी के साथ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ठीक है, NaCl की बात करूँ, NaCl और वाटर मिलकर रिएक्शन तो हुई, लेकिन अगर NaCl के अंदर बेंजीन डाल दो तो रिएक्शन नहीं होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे नैफ्थलीन और मैं वाटर की रिएक्शन करूँगी, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिए ना कि नैफ्थलीन और वाटर की रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एक नॉन पोलर है और एक पोलर, ठीक है। यहाँ पर नैफ्थलीन और बेंजीन की रिएक्शन होगी, लेकिन नैफ्थलीन और वाटर की रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर। तो पोलर पोलर के साथ बॉन्ड बनाएगा, नॉन पोलर के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ये हमारे पास लाइक डिसॉल्व्स लाइक कहते हैं। तो इसको, इसी कॉन्सेप्ट को आगे डिटेल में पढ़ते हैं।
तो आगे डिटेल में अगर मेरे को सॉलिड्स एंड लिक्विड को पढ़ना है तो यहाँ पर मेरे पास 3 कॉन्सेप्ट्स की बात आती है। इसको मैं 3 कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ूंगी। एक आएगा डिसोल्यूशन, एक आएगा क्रिस्टलाइजेशन और तीसरा आएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो पहले हम समझते हैं डिसोल्यूशन क्या होता है। तो डिसोल्यूशन में क्या होता है, जैसे ये मैंने क्या कर रखा है, पानी में नमक डिसॉल्व कर रही हूँ। डिसोल्यूशन क्या है कि जितना मैं नमक इसमें डाल रही हूँ वो डिसॉल्व हो ही जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा नमक डिसॉल्व हो गया अगर मैं इसको मिक्स करूँगी। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि वो हमारे पास मीन्स वो प्रॉपर मीन्स जहाँ पर सारा मेरा सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसॉल्व हो रहा है, सारा सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसोल्यूशन। ठीक है, सारा सॉल्यूट मेरा सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया तो ये हो गया डिसोल्यूशन। अब मैं अगर इसमें थोड़ा और नमक डालने की कोशिश करूँ और डिसॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मेरे को देखने को ये मिलेगा कि थोड़ी देर के बाद, ठीक है, ये डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा। इसकी जो कैपेसिटी है ना वाटर की और नमक डिसॉल्व करने के लिए वो खत्म हो गई। और आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे जो नमक है ना वो सेटल डाउन होना शुरू हो गया, मतलब और नमक अब इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे सॉल्वेंट जो है और सॉल्यूट को डिसॉल्व करना बंद कर दे उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। अब एक स्टेट आ जाती है जिसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो स्टेज क्या होती है, मतलब कि जो ये नया बॉन्ड बन रहा है ना NaCl और वाटर का, NaCl और वाटर ऑब्वियसली जब मैं डिसॉल्व कर रही हूँ एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर, तो जो ये नया बॉन्ड बन रहा है और पुराना बॉन्ड जो टूट रहा है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन में, पुराना बॉन्ड जो टूट रहा है इन दोनों का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है। तो वो कंडीशन जहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाए तो उसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम की बात हमने क्लास 11th में भी करी थी, जहाँ पर हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, एक रिवर्सिबिलिटी आती है कि जितना मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है ना, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही थी। तो बेसिकली कहने की बात यहाँ पर भी यही है कि जो हमारे पास रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो जब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाए उसे हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डिसोल्यूशन जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है इस पानी के अंदर या इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जब मेरे पास और सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए और मेरे को अपने सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज होते हुए मतलब कि नीचे बैठते हुए दिखाई देंगे, तो इस मेथड को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो अब आप समझ गए क्या होता है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसोल्यूशन होता है जब पूरा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन जहाँ पे और सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद कर दे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाए। तो ये हमने पढ़ा है अभी सॉलिड्स एंड लिक्विड के केस में। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। अभी हमने बात करी थी ना कि सॉल्युबिलिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की तो हमने बात कर दी, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर की। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा था ली शैटले प्रिंसिपल, है ना, हमने क्लास 11 में ली शैटले प्रिंसिपल पढ़ा था। तो उनके पहली चीज क्या कहती है, पहली चीज क्या कहती है कि अगर मेरे पास डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन मतलब सारा सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया, अगर ये प्रोसेस मेरा हो रहा है तो इस केस में क्या होएगा, अगर मेरा एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट को कंज्यूम किया जाए, तो अगर मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो मेरे पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है, एग्जिट हो रही है, तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, प्रेशर का केस। दूसरा पॉइंट है प्रेशर का केस। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस सॉल्यूट को लेती हूँ, ठीक है, क्या मैं इसे कंप्रेस कर सकती हूँ, क्या मैं इसको दबा के बिल्कुल ही उसको गैसियस स्टेट में ला सकती हूँ, ला तो सकती हूँ, लेकिन मेथड बहुत टिपिकल है, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो क्या होता है कि जब इस सॉल्यूशन को मेरा बन गया ना,
अगर इसको कंप्रेस करूंगी तो इसका सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं देगा, क्योंकि प्रेशराइज करने से, कंप्रेस करने से जो हमारा प्रोसेस है ना वो बहुत लेंथी और टिपिकल हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आता। तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे एक नेग्लिजिबल इफेक्ट रहता है। तो ये था सॉलिड इन लिक्विड का केस। नेक्स्ट अब हम केस लेंगे फॉर द गैस इन लिक्विड, बट उससे पहले हम एक और चीज समझेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन जो है ना दो टाइप के निकल के आते हैं, पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। चलो अभी हमने पढ़े हैं क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता, सारा सॉल्यूट वाटर में दैट इज सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया था। तो वो एरिया, वो मेथड जहां पर ये देख रहे हो आप, सारा जितना भी मेरे पास सॉल्यूट था वो सारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया है ना, ये सारा सॉल्यूट सारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया। तो वो पार्ट जहां पर हमारे पास सारा सॉल्यूट सारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए उसे तो कहते हैं अनसैचुरेटेड। लेकिन अब मेरे पास एक केस ये था जहां पर सॉल्ट के पार्टिकल्स मुझे नीचे सेटल डाउन करते हुए दिख रहे थे, सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स मेरे को सेटल आउट करते हुए दिख रहे थे। तो यहाँ पे वो स्टेज या क्रिस्टलाइजेशन, उस मेथड को या उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, जब क्रिस्टलाइजेशन हो रही है तो कोई अब जो सॉल्यूट है ना वो हमारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद कर दिया, तो इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां पर मेरे को सॉल्यूट के क्रिस्टल्स नीचे बैठे हुए दिख रहे। लेकिन अगर मेरे को सॉल्यूट के क्रिस्टल नहीं दिख रहे, वो पूरा डिसॉल्व हो गए, तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया मेरे पास ये, जहां पे मेरे को कोई भी सॉल्यूट का पार्टिकल सेटल डाउन नहीं दिख रहा है। लेकिन सैचुरेटेड का क्या हो गया ये, क्योंकि इसमें मेरे को देखो नमक के पार्टिकल्स, डेट इज सॉल्ट जो है सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स नीचे सैचुरेटेड दिख रहे हैं। तो ये है सैचुरेटेड जहां पे सॉल्यूट ने डिसॉल्व होना कर दिया बंद, और ये है अनसैचुरेटेड जहां पर सारा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो चुके। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। तो अब हम रेडी है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज गैस इन लिक्विड को पढ़ने के लिए। अब इस ये ना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें एक लॉ आता है जो कि है हेनरीज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, एक लिक्विड में, ठीक है, एक लिक्विड के अंदर मैं गैस डिसॉल्व करूँ। देखो ऑलमोस्ट जितनी भी गैसेज है ना वो सारी पानी में हो जाती है डिसॉल्व, ठीक है, जितनी भी गैसेज है वो ऑलमोस्ट सारी डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब कि कुछ ज़्यादा हो रही है, कुछ कम हो रही है, कुछ बहुत ही कम हो रही है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो ऑलरेडी पानी में डिसॉल्व है ना, सिर्फ वो ही यूज़ में आती है, वरना बाकी तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती ही नहीं है पानी में, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि कुछ गैसेस ज़्यादा है, जैसे HCl गैस है बहुत जल्दी रिएक्शन करती है वाटर के साथ, और वहीं पर ऑक्सीजन है बहुत धीरे धीरे डिसॉल्व होती है। तो सारी गैसेस वाटर में डिसॉल्वेबल तो हैं, लेकिन कुछ एक्सटेंट पे डिपेंड करती है। अब हमारे पास यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रेशर और टेम्परेचर है ना उनका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लिक्विड्स की, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर से। अब यहाँ पे ऐसा क्यों, देखो गैस है, मेरे अभी दोनों हाथों के बीच में भी गैस है, इनको दबा रही हूँ, कंप्रेस करूँ, कंप्रेस हो रही है, आराम से कंप्रेस हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो गैसेज है ना वो हाईली कंप्रेसिबल है, और लिक्विड को भी हम कहीं ना कहीं कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो पहला हम कॉन्सेप्ट करेंगे प्रेशर का ही, कि अगर मेरे पास किसी भी चीज़ में, किसी लिक्विड के अंदर अगर गैस डिसॉल्व करनी है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है अगर मैंने उसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया। मतलब कि अगर ये मेरे पास सपोज करो ये पानी है, ठीक है, इसके अंदर गैस डिसॉल्व है, इसको कंप्रेस करती जाऊंगी ना तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। अब वो लॉजिक समझते क्यों, वो ऐसा होता है कि अब आप इधर से समझेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, एक पानी के अंदर गैस डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बना दी। तो जितना उसका प्रेशर इंक्रीज करते जाऊंगे ना, मॉलिक्यूल्स जो वाटर के
और जो गैस के वो पास पास आते जाएंगे, और पास पास आने की वजह से वो रिएक्शन और फास्ट कर देंगे, जिसके वजह से प्रेशर इंक्रीज करते करते ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो ये हमारे पास मेथड होता है जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो कैसे डिसॉल्व हो रहा है, ये कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साइंटिस्ट आए हेनरी, और उन्होंने एक लॉ दिया, हेनरीज लॉ। तो देखते हैं हेनरीज लॉ क्या कहता है। हेनरीज लॉ कहता है कि अगर मेरे पास एक कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है गैस अंदर डिसॉल्व हुई है, तो उस गैस जो है ना अंदर डिसॉल्व हुई है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो पार्शियल प्रेशर होगा एक लिक्विड के ऊपर। ऑब्वियसली अगर मैं इस लिक्विड की बात करूँ तो इस लिक्विड के ऊपर भी कुछ गैसेस प्रेजेंट है ना, वो गैसेस इसके ऊपर प्रेशर लगा रही होगी, तो वो जो गैसेस इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है और जो नीचे से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा वो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनल होगा। तो इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर मैं एक सॉल्युबिलिटी की बात करूंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के, ठीक है, प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब इस लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो इस लिक्विड के ऊपर कितनी गैसेस प्रेजेंट हैं, है ना, वो भी प्रेशर लगा रही होगी, तो सॉल्युबिलिटी उस पार्शियल प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, अगर मैं पार्शियल प्रेशर को पी दूँ तो वो किसके बराबर आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ऑब्वियस सी बात है, अब ये थोड़ा ना कि जो उसके ऊपर गैस है उसको कैलकुलेट करने बैठ जाऊँ, नहीं, उसका क्या लूँगी, मोल फ्रैक्शन लूँगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है ना, तो उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंस आ जाती है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है यहाँ पर कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई के, ठीक है, दैट इज काई के मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी पे तो बात छोड़ नहीं सकते, तो प्रोपोर्शनैलिटी हट के क्या आता है KH, वेयर KH जो होता है वो होता है हेनरीज कांस्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। जब हमने इनकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू डिफाइन करी ना, तो ये जो KH की वैल्यू है हर एक गैस के लिए डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, हर एक गैस की सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट होगी, हर एक गैस का KH वैल्यू भी डिफरेंट होगा। तो क्या कहता है, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, अगर मेरे पास हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो सॉल्युबिलिटी हो जाती है डिक्रीज। ये इसे समझते हैं। काई कहाँ जाएगा, अगर मैं काई को भेजूंगी तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर के नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर KH की वैल्यू इंक्रीज करगी तो काई की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज, और इसका मतलब है कि अगर मेरे पास हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज करता है तो मेरे पास जो मेरी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। अब इधर नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की बात करें कि अगर मेरे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है ना वो इंक्रीज करती है अगर टेम्परेचर कम हो। अगर टेम्परेचर कम हो ना तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज करती है। इसी वजह से देखा जाता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है ना वो ठंड के मौसम में बहुत खुश रहती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला जितना कम टेम्परेचर उतनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो अगर जो ऑक्सीजन के भी अमाउंट है ना वो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी जो है ऑक्सीजन की वो वाटर में बढ़ जाती है जब भी टेम्परेचर कम हो जाती है। इसलिए एक्वेटिक लाइफ सर्दियों के मौसम में बहुत खुश रहती है। इसी वजह से यहाँ पे फिशेस जो हैं वो सर्दियों में खुश रहती है, लेकिन गर्मियों में बेचारी मरने वाली हालत में हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज कर गया और सॉल्युबिलिटी हो जाती है डिक्रीज। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस मतलब कि जिन लिक्विड्स में या जिन सोडा वाटर्स हो गए, ठीक है, हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है। तभी जब हम बॉटल ओपन करते हैं तो हमारे पास एक विस्कस की आवाज़ आती है। वो विस्कस की आवाज़ जो होती है वो इसी के वजह से होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर्स का काम कर रहे होते हैं तो इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे होती है।
क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर होएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर जाती है जब हमारी हाई प्रेशर पे हम इसको सील पैक करते हैं। और वही हम देखने को मिलते हैं, जैसे ही सील पैक होता है हाई प्रेशर अंदर मेंटेन हो जाता है, लेकिन जब हम इनको अपने घर में लाके ओपन करते हैं तो क्या होता है, विस्कस की आवाज आती है। तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस में सबसे पहला एप्लीकेशन आता है। दूसरा एप्लीकेशन आता है हमारे पास स्कूबा डाइवर्स के लिए। क्या होता है हमारे पास यहाँ पर कि जब स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, डाइविंग करते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइवर्स डाइविंग करते हैं तो बिल्कुल ही ग्राउंड में चले जाते, सी के बिल्कुल ही ग्राउंड में चले जाते। तो उस टाइम क्या होता है कि देखो प्रेशर, पानी का भी प्रेशर है, खुद भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तो वो बहुत हाई हो जाते हैं, जिसके वजह से स्कूबा डाइवर्स के बॉडी में ना क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी में नहीं चाहिए वो भी डिसॉल्व होने लगती है ब्लड में। लेकिन जब ये वापस अपने सरफेस के ऊपर आ रहे होते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर कि इनके बॉडी में जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ये लोग तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो जो नाइट्रोजन है ना वो बबल अप होके आती है। कुछ इस तरह का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। तो बबल अप होके आने की वजह से जब वो सरफेस पे आ जाते हैं तो वो क्या कॉज करती है, बेंड्स क्रॉस कर देती है। तो बेंड्स के वजह से वो इतना पेनफुल होता है कि जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनकी बॉडी इवनली डेथ भी कॉज कर सकती है। तो इस बेंड्स को प्रिवेंट करने के लिए अब उनके जो ये टैंकर्स आपको दिख रहा है ना, ये टैंक उन्होंने उठाए हुए हैं, तो टैंकर्स में ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस को भी फिल कर दिया जाता है ताकि जो नाइट्रोजन है वो बॉडी में डिसॉल्व ना हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन, जहाँ पर हमें देखते हैं कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है, ये जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके केस में क्या होगा, देखो पहाड़ है, ऊपर है हमारा सरफेस एरिया, तो वहाँ पे प्रेशर जो होता है ना बहुत कम होता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से हमारी जो बॉडी होती है उसमें ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हम लोग क्या फील करते हैं, वीकर फील करते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। कुछ लोगों को होता है ना माउंटेन्स पे जाके वॉमिटिंग होने शुरू हो जाती है, वो इसी फैक्टर की वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ना बॉडी में, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसके वजह से हमारी बॉडी वीक हो जाती है, हमारी सोचने की भी क्षमता इवनली रिड्यूस हो जाती है, और इसे हम कहते हैं एनोशिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले समझते हैं वेपर प्रेशर को, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ये लिक्विड है, ठीक है, अगर मैंने इसको बॉयल किया तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट, वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं। और ये क्या होते हैं, ये जो वेपर्स एक सरफेस के ऊपर जो ये वेपर्स बन रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कहीं ना कहीं प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पर कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, और वहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है, मान लो एक जार के अंदर मैंने लिक्विड भरा हुआ है, जैसे ये जार है इसके ऊपर लिक्विड भरा हुआ है, तो इसके ऊपर जितने भी प्रेशर है वो वेपर इंट्रोड्यूस करें और उसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। बेसिकली अगर देखो बॉन्ड जो होता है वीक होएगा, उसके अंदर की जो इंट्रैक्शंस है वो वीक होएगी, तो तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर यहाँ पर भी जो भी हमारा सॉल्यूशन है तो उसके अगर पार्टिकल्स वीकर इंट्रैक्शंस के साथ, मतलब उनके जो इंट्रैक्शंस हैं, उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, अगर वो वीक होंगी, कमज़ोर होंगी, तो बॉन्ड तोड़ना आसान है और वेपर्स में कन्वर्ट होना उतना ही आसान है। सो वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो हमारे वेपर जो गैसेस हैं वो भी इंक्रीज कर जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है, कि हमारे पास वीकर इंट्रैक्शन होगी तो बॉन्ड तोड़ना ईजी है, बॉन्ड तोड़ना ईजी है तो वेपर्स में कन्वर्ट होना भी ईजी है। अब हम नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने दो टॉपिक में पढ़ना है, एक पढ़ना है लिक्विड इन लिक्विड में और दूसरा हमने पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड, जब वेपर प्रेशर लिक्विड इन लिक्विड के केस में पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं वेपर प्रेशर लिक्विड इन लिक्विड के केस में, सपोज करो मैंने दो बाइनरी सॉल्यूशंस लिए,
ठीक है, या फिर मैंने दो कंपोनेंट्स लिए कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 और उनको कर दिया मिक्स, ठीक है, दोनों को कर दिया मिक्स, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो पार्शियल प्रेशर होएगा ना, एक कंपोनेंट 1 का होगा और एक कंपोनेंट 2 का होगा, तो मिक्स करने के बाद पूरे सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर मतलब पी टोटल किसके बराबर होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। तो यहाँ पर भी एक कुछ हमने देखने को मिलता है कि अगर मैंने दो कंपोनेंट लिया और उनको मिक्स कर दिया है, एक बाइनरी सॉल्यूशन को बना दिया है, तो जो पी टोटल होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 के बराबर देखने को मिलता है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में तो हमारे पास साइंटिस्ट आए राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लॉ दिया राउल्ट्स लॉ। तो वो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, हमारे पास राउल्ट्स लॉ कुछ ये कहता है कि जो मेरे पास पार्शियल प्रेशर होता है वो अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, ठीक है, हमारे पास बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होएगा, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होएगा। मोलैरिटी की बात हम बाद में करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अभी हम ये समझते हैं कि जो इतना भी ये जो पार्शियल प्रेशर है ना ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूं तो मैथमेटिकली कुछ ये देखने को मिलता है कि अगर मेरे पास कंपोनेंट 1 है, बाइनरी सॉल्यूशन बना रही हूँ, कंपोनेंट 1 था, कंपोनेंट 2 था, तो कंपोनेंट 1 को अगर मैं लेके चलती हूँ तो उसमें राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, राइट। तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनैलिटी पे तो छोड़ नहीं सकते, तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है, ये P1 is equal to chi1 that is mole fraction and partial pressure in the pure state। मतलब कंपोनेंट 1 था, ठीक है, जब ये कंपोनेंट 1 अकेला बैठा था, प्योरली बैठा हुआ था, तो भी तो इसके पास कोई वेपर प्रेशर होगा, है ना, तो वो उस प्योरिटी के लिए आया है P1 नोट। हमेशा याद रखो नोट जो है ना इस चैप्टर में हम लगाएंगे प्योरिटी के लिए, तो जहाँ पर हम प्योर के बारे में बात करेंगे वहाँ पे नोट लगाती है। सिमिलरली फॉर द कंपोनेंट 2, अगर कंपोनेंट 2 निकालो तो P2 इज इक्वल टू chi2 P2 नोट, है ना, chi2 P2 नोट। तो ये आ गया हमारे पास कंपोनेंट 2 के लिए। अब हम इसकी देखते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पर हम इसकी देखेंगे डेरिवेशन। तो मेरे पास अभी मैंने बोला कि जो P टोटल है ना वो P1 प्लस P2 के बराबर होनी चाहिए, राइट, P1 प्लस P2 के बराबर होनी चाहिए। अभी मेरे पास P1 की भी वैल्यू आई थी और P2 की भी वैल्यू आई थी, वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी। तो P2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास chi1 P1 नोट प्लस में chi2 P2 नोट, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से कि chi1 प्लस chi2 हमेशा 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ होल द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। तो मैं उधर से एक फॉर्मूला निकालूंगी, तो chi1 प्लस chi2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, chi1 की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है, chi2 को उधर ले जाके माइनस कर दूंगी, तो 1 माइनस chi2। अब इस वैल्यू को जो chi1 की वैल्यू आई है वो मैं इस इक्वेशन में कर दिया पुट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, P टोटल इज इक्वल टू P1 नोट 1 माइनस chi2 प्लस chi2 P2 नोट। तो अब ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट को खोलने से क्या आ जाएगा, इसको P1 नोट माइनस P1 नोट chi2 प्लस में chi2 P2 नोट। तो अगर मैं इसमें से P1 नोट अलग और chi2 को, ठीक है, और हम ले लेते हैं यहाँ पे chi2 को हम निकाल लेते हैं, chi2 को हम ले लेते हैं यहाँ पर बाहर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 नोट प्लस chi2 इंटू में P2 नोट माइनस P1 नोट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन के आ जाता है, P टोटल का यहाँ पे फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है P1 नोट प्लस chi2 P2 नोट माइनस P1 नोट। अगर आप इसके P टोटल की पूरी इक्वेशन देखो, राउल्ट्स लॉ का पूरा इक्वेशन देखो, तो राउल्ट्स लॉ की जो इक्वेशन है वो हमें क्या बता रही है कि जो पूरी इक्वेशन है ना, पूरा पार्शियल प्रेशर है वो सिर्फ एक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, मतलब कि सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। इधर इट कैन बी सॉल्वेंट और इट कैन बी सॉल्यूट, वो हमें मैटर नहीं करता, क्योंकि इधर मैंने chi1 की वैल्यू पुट करी, आप chi2 की डाल दो, है ना। तो इधर इट कैन बी सॉल्वेंट और सॉल्यूट, लेकिन हमेशा डिपेंडेंस सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन पर आएगी। तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ कहता है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट अगर देखें तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखना चाहूँ
तो यहाँ पर अगर ये जो ग्राफ है इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम। तो इस ग्राफ को हम बनाते कैसे हैं, पहले ये समझो, ठीक है। मैंने एक ले लिया, ये एक एक्सिस ले ली ये, और दूसरी एक्सिस ले ली ये, ठीक है। दोनों एक्सिस एक साथ ले ली और उसको नीचे से कर दिया ज्वाइन। क्लियर, दोनों एक्सिस ली, नीचे से कर दिया ज्वाइन। एक पॉइंट से मैं क्या लूंगी, पहला कंपोनेंट लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया पहला कंपोनेंट काई ए। सपोज कि यहाँ पे काई ए मैक्सिमम है, तो यहाँ पर वो जाते जाते मिनिमम होगा, ठीक है। काई ए जो है वो ऑपोजिट साइड जाते जाते मिनिमम हो जाएगा, तो काई ए यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। अब 0 से हमेशा ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो 0 से जब हम ग्राफ प्लॉट करने लगेंगे तो मैक्सिमम होते होते इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। इसका पार्शियल प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास PA के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये जो ग्राफ है ये मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, PA की वैल्यू दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं देखो काई बी की बात, ठीक है, तो काई बी ऑब्वियस सी बात है यहाँ 0 होगा। इधर जाते जाते ये हो जाएगा मैक्स, मतलब मैक्सिमम पोजीशन अटेन करेगा, और यहाँ पे काई बी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ऑब्वियस सी बात है इसको 0 से प्लॉट करेंगे, तो इसको ले लिया मैंने ऐसे, ये बन गया PB। तो मेरे पास ऑब्वियसली रिजल्टेंट कौन देगा, जब ये पॉइंट्स को मैं कर दूंगी ज्वाइंट, तो इस पॉइंट्स को ज्वाइन करके मेरे पास आएगा P टोटल। यहाँ पे क्या आएगा, P टोटल विच इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, जो कि है राउल्ट्स लॉ का ग्राफ। आई होप आपको ग्राफ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया कि कैसे ग्राफ प्लॉट किया। तो यहाँ पर मैं आप देख रहे होगे एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ नहीं है, डाइल्यूशन लिया। कौन सा, अगर ज़्यादा कोई डाइल्यूट है कोई कम डाइल्यूट है, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बनता और कोई हमारे पास यहाँ पे फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। अब आगे चलते हम। तो अगर मैं आगे इस लेक्चर को देखना चाहूँ, ठीक है, तो वेपर प्रेशर की बात कीजिए। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। अभी हमने क्या डिस्कस किया, लिक्विड इन लिक्विड की बात करी। अब हम किसकी डिस्कस करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। जब मैंने पानी में एक सॉल्यूट डाल दिया, एक सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया, तो मेरे को क्या देखने को मिलता है, पहले ये पानी था मेरे पास प्योर स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल ये पानी क्या था, प्योर स्टेट में प्रेजेंट था, मतलब इसके जो सरफेस है ना उसके ऊपर भी सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। अब मुझे पता है वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें वेपर देगा। लेकिन मान लो मैंने इसमें डाल दिया नमक, अभी तक हम यही करते हुए आ रहे हैं, पानी में नमक ही घोली जा रहे हैं। तो जब मैंने वो नमक वाला सॉल्यूशन को इवेपोराइज करूंगी या बॉईल करूंगी, उसके बॉइलिंग पॉइंट में पक्का कुछ ना कुछ फर्क आएगा। ऐसा क्यों होएगा, क्योंकि ये इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि अब सरफेस के ऊपर सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल नहीं है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, अगर प्योर सॉल्वेंट था तो वहां पे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, लेकिन जब मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल्स है, जिसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आएगा। तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्योर स्टेट में वेपराइजेशन या फिर वेपर फॉर्मेशन जो होगी वो ईजी होगी एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के केस में, क्योंकि सॉल्यूट जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करेगा। सॉल्यूट क्या बोलेगा, नहीं मैं तेरे को वेपराइज नहीं होने दूंगा, लेकिन वो फिर भी वेपराइज होएगा लेकिन कम एक्सटेंट तक। तो ये हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड का पार्ट आता है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं इसमें ही हम नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट आता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल, आइडियल जो हमारे लिए परफेक्ट हो, नॉन आइडियल जो परफेक्ट ना हो। बेसिकली यही समझते हैं ना हम आइडियल अपना भी कौन बनाते हैं, जो कि हमें लगे यार ये परफेक्ट है, ये हमारे लिए परफेक्ट है, ये इससे मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं उसको बोलूँगी ये मेरा आइडियल है। नॉन आइडियल जिससे मेरे को कुछ नहीं सीखने को मिल रहा, बेसिकली हम लेमैन लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन जहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग हुई, ठीक है, एक परफेक्ट मेरे को ग्राफ मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, कुछ डाइल्यूशन की वजह से हाँ वो है कि एक छोटा बड़ा हो रहा है, दैट डजंट मैटर, बट क्या है एक परफेक्ट ग्राफ मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, परफेक्टली वो जो है राउल्ट्स लॉ को ओबे करे। बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन क्या है, राउल्ट्स लॉ को ओबे करे। तो वो सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करे और एक शार्प ग्राफ दे, उसे हम कहेंगे आइडियल।
नॉन आइडियल कौन होएगा? जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, राउल्ट्स लॉ को जो ओबे नहीं करेगा वो हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, ये आगे हम सब डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। एक बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव मतलब कि जो ग्राफ है ना, नॉर्मल ग्राफ, उससे ग्राफ के जो वैल्यूज है वो थोड़ी इंक्रीज कर जाते हैं। देखो पहले था ये जो रेड वाला डॉटेड लाइन था, शार्प ग्राफ ऐसा आना था, लेकिन जो वैल्यूज थी वो थोड़ी थोड़ी उससे ऊपर आ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो वेपर फेस है सॉल्यूशन का वो बहुत मैक्सिमम हो गया। तो जितना हाई होएगा उतना हाई ग्राफ। अगर यहाँ पर वेपर फेस लो है तो मेरा जो नॉर्मल ग्राफ है वैल्यूज उससे नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या वेपर फेस लो गया। अब देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन होगा क्यों? एक ग्राफ है, उससे ऊपर वैल्यूज क्यों आएंगे? क्यों वेपर फेस हमारा हाई होगा? यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के बीच में वो मिनिमम होंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बताया था, जहाँ पे इंट्रैक्शंस या अट्रैक्शंस हमारे पास मिनिमम वीकर होंगे, वेपर्स भी जल्दी बनेंगे। तो अगर वेपर्स जल्दी बन रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे वीकर इंट्रैक्शंस प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नेगेटिव डेविएशन, यहाँ पे वैल्यू से नीचे आ रहा था मेरा ग्राफ, है ना? नीचे क्यों आएगा? अब ए और बी पार्टिकल्स में इंट्रैक्शंस जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत अच्छा बॉन्ड बना रहे। तो अच्छा बॉन्ड बना रहे तो वो तोड़ना नहीं चाहते, इस वजह से इनके जो हीट एनर्जी है या मेरे को जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज करना पड़ जाएगा, जिस वजह से ये वेपर्स ना बहुत कम शो करेंगे। और कम क्यों शो करेंगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन का सॉल्यूशन बनाया जाए, एसीटोन एंड बेंजीन का सॉल्यूशन बनाया जाए। दूसरी जगह लेते हैं, ठीक है, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो वहाँ पे फिनॉल प्लस एनिलीन का रिएक्शन हो रहा है, या फिर वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, मतलब यही हमारे पास डेविएशंस है जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आती है। अब हम इसी के आगे एक न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, दैट इज एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स अब हमने क्या देखने को मिलता है कि कई जगह काफ़ी ज़्यादा जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन, उनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस तरह का पॉइंट सेम देखने को मिलता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं एजियोट्रॉप्स। जैसे हम कहते हैं ना आइसोट्रॉप्स, है ना, वैसे ही हम कहते हैं एजियोट्रॉप्स। सो द बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन द लिक्विड एंड वेपर फेस, वो बाइनरी मिक्सचर जिनके पास वेपर फेस और हमारे पास जो लिक्विड कॉम्पोजिशन है और उसका बॉइलिंग कांस्टेंट हमारा सेम हो जाए, उसे हम कहेंगे आइसोट्रॉप्स कहेंगे, और उन मिक्सचर्स को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो इनके ये भी दो पार्ट में आगे डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे पास होता है यहाँ पर जैसे कि मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग में क्या होएगा? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन आएगी। हमें क्या देखने को मिलेगी? राउल्ट्स लॉ की लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगी यहाँ पे। और दूसरा है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जहाँ पर आपको लार्ज नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगी राउल्ट्स लॉ के कॉन्सेप्ट में। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कॉलिगेटिव का मतलब क्या होता है। को का मतलब जो होता है वो होता है टुगेदर, ठीक है। लेटिव का मतलब होता है टू बाइंड, मतलब कि जब हम किन्हीं मॉलिक्यूल्स को बाइंड करो, एक साथ लेकर आ रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? जो होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड नहीं करेगा कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्यूट कैसा दिखता है, क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, उस पर नहीं डिपेंड करेगा। क्या किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। अब हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो चार तरह की स्टडी करेंगे। पहली है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों जो है ना वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों क्या है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो अब हम वन बाय वन इन सबको डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर का कम होना। और वेपर प्रेशर कब कम होता है? जितनी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जितनी वीक इंट्रैक्शन होगी वेपर प्रेशर उतना ही इंक्रीज करेगा। तो ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अगर मैं एक सॉल्वेंट के अंदर, एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल मतलब कि जो वेपराइज होने ही नहीं चाहता, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या, जो वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहता, तो अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करती हूँ तो मेरा वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। वो क्या करते हैं? डिक्रीज हो जाता है। तो इसको थोड़ा आगे और डिटेल में समझते हैं। और डिटेल में कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल अब इसकी पूरी डेरिवेशन करते हैं। तो Chi1 को लिया मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्वेंट, Chi2 है मेरे पास जो मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूट। फिर ये कुछ प्रेशर, वेपर प्रेशर इंट्रोड्यूस करें, तो वो वेपर प्रेशर क्या है? P1 नोट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, नोट किसके लिए लगाना है? हमने प्योरिटी के लिए लगाना है। तो प्योर सॉल्वेंट के केस के आएगा P1 नोट। एंड नेक्स्ट इज P1 किसके लिए? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब जब मैंने उस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो मेरे पास ये बनेगा। क्लियर? तो इसके अब हम डेरिवेशन देखते हैं। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ कहते हैं कि जो मेरा P1 है, राइट, जो मेरा P1 है वो किसके बराबर होता है? Chi1 और P1 नोट के बराबर होता है। Chi1 इंटू P1 नोट के बराबर होता है। तो यहीं से हम डेरिवेशन करते हैं। तो मेरे को क्या निकालना है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग में क्या आएगा? मतलब कुछ इनिशियल होगा, कुछ फाइनल होगा, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी लोअरिंग। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहता है? डेल्टा P1। डेल्टा P1 क्योंकि ऑब्वियसली चेंज है, तो चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से करते हैं। तो डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल वेपर प्रेशर क्या था, अब फाइनल क्या हो गया वो। ऑब्वियसली यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज ही होगा, इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल किया। तो अब मैं क्या करूंगी? दोनों की वैल्यूज पुट कर दूंगी। तो P1 नोट माइनस P1 की वैल्यू ये पुट करी, Chi1 P1 नोट, फिर P1 नोट को हमने कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या रह गया? 1 माइनस Chi1 रह गया, 1 माइनस Chi1। अब मुझे पता है 1 माइनस Chi1 किसके बराबर होगा? Chi2 के। अभी हमने मोल फ्रैक्शन के केस में देखा कि दोनों मोल फ्रैक्शन को प्लस करके हमेशा 1 आता है, तो 1 माइनस Chi1 जो होगा वो Chi2 के बराबर होगा। और यहाँ पे मैं Chi2 पुट कर दूंगी तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, ठीक है। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल Chi2 निकालना है तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे पुट कर दूँ, मतलब बाकी के वैल्यूज हमें पता है, ठीक है, हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और इसमें पुट करना है। आई होप वो आगे का काम आप खुद कर सकते हो क्योंकि हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में स्टडी करी, तो वो फॉर्मूला पुटिंग है, आई होप वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्यों? मैंने सॉल्वेंट लिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, राइट। सॉल्वेंट पहले इजीली वेपराइज कर रहा था, सोल्यूट डालने के बाद वो बहुत मुश्किल से वेपराइज करेगा, राइट। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ेगा और इसलिए यहाँ पे नाम आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। When a non-volatile solute is added to a solvent, जब मैंने non-volatile solute एक solvent में add कर दिया, the boiling point of the solvent is always higher than of the pure solvent. Pure solvent से हमेशा बड़ा ही होएगा, ठीक है, जो भी बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा और इसी वजह से जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है उसको भी मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए ये हम सबसे पहले ग्राफ स्टडी करते हैं। ग्राफ क्या? जो सॉल्वेंट है, सबसे पहले सॉल्वेंट का ग्राफ बनाया जो येलो कलर का है वो सॉल्वेंट का। तो जब मैंने देखा तो सॉल्वेंट बहुत आराम से पहले ही बॉयल हो गया, लेकिन सॉल्यूट डाला, उसे कहा भाई मैं तो तेरे को बॉयल होने नहीं दूंगा, मैं वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा, तो वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए तेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पीछे और बड़ा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के। तो ये अब हम इधर से हम निकालते हैं हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका फॉर्मूला। तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हम निकालते हैं,
बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी, ऑब्वियसली चेंज है तो चेंज के लिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, मतलब कि जो फाइनल माइनस इनिशियल क्या, फाइनल माइनस इनिशियल क्या, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनिशियल, तो इसलिए हमें इनिशियल को बढ़ाने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टीबी और टीबी नॉट क्या कह रहे हैं, टीबी नॉट जो है बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, और टीबी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है, तो डेल्टा टीबी क्या हो गया, चेंज। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें तो आगे मेरे को क्या दिखता है कि जो डेल्टा टीबी है ना एक्सपेरिमेंटली, वो मोलैलिटी पे डिपेंड करती है, मोलैलिटी स्मॉल एम पे डिपेंड करती है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमारे पास इधर कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं केबी। क्या कहते हैं, केबी। केबी क्या है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या मोलर बॉइलिंग पॉइंट भी हम इसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास नेक्स्ट आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब देखो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है, वो वेपराइज तो होना नहीं चाहता लेकिन कंडेंस तो होना चाहता है ना, तो उसकी जो वैल्यू वो तो होगी डिक्रीज। अब सॉल्वेंट यहाँ पर था, उसको डिक्रीज होना पड़ेगा, उसको अपनी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी, और इसलिए डिप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हम यहाँ पे बोलते हैं। So when a non-ideal solute is added to a solvent, the freezing point of the solution is always lower than of the pure solvent, right? तो प्योर सॉल्वेंट के से हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है सॉल्यूशन का, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला जो कि वेपराइज होना ही नहीं चाहता, कंप्रेस फ्रीज तो होना चाहता है ना, तो इसलिए उसका जो पॉइंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट के केस में। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। तो इधर आप इसलिए ग्राफ में देख सकते हो ध्यान से कि पहले जो प्योर सॉल्वेंट का उसका ज़्यादा वैल्यू और सॉल्यूशन की कम वैल्यू है, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी कम पे प्रेजेंट है, सॉल्वेंट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या देखने को मिलता है, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ लेंगे, ठीक है, पी बी के लिए मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एफ के लिए मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ नॉट माइनस टीएफ होगा। यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल आ गया, फिर से इनिशियल माइनस फाइनल क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्वेंट की वैल्यू ज़्यादा है, सॉल्यूशन की वैल्यू कम है, तो इसको डिक्रीज करो, इसलिए यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल किया। क्या बता रहे टीएफ नॉट और टीएफ, तो टीएफ नॉट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टीएफ जो होता है वो होता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। इसको भी एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा कि जो टीएफ की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, स्मॉल एम के। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया केएफ, जिसे हम काइरोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और मोलर फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन कांस्टेंट ये सब भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको समझने से पहले मैं समझाती हूँ ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है हमारे पास जब हम एक सॉल्यूशन में, क्या होता है, ये जो आपको सेंटर में एक लाइन दिख रही है जिसमें मेम्ब्रेन लिखा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ ही पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास करने देते हैं। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना एक तरीके से होगी छलनी, ठीक है, जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को रोक लेगी और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को फ्लो करने देगी। जैसे चाय बनाते हैं, है ना, चाय बनाते हो तो छलनी लेते हैं, उसमें जितनी भी चाय पत्ती होती है, टी लीव्स होती है, वो ऊपर ही रह जाती है, मतलब सॉल्यूट ऊपर रह गया, और जितना भी चाय होती है वो नीचे आ जाती है, राइट, सॉल्वेंट। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, ये भी कुछ इसी तरह से काम करती है। तो कहने का मतलब क्या, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमेशा जो कंसंट्रेशन होती है लो से हाई तो जाती ही है, लेकिन यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं जिसके वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल्स पीछे ही रुक जाते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आगे फ्लो करते रहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। एक और कॉन्सेप्ट आता है अब हमारे पास डिफ्यूजन का, ठीक है। तो डिफ्यूजन को समझने के लिए सबसे पहले ये चार्ट समझें। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है जिसके वजह से मूवमेंट होती है। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में ऐसी कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो आराम से जो कंसेंट्रेशन है लो से हाई में जा सकती है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी फ्लो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब चाय उबल रही होती है तो हमें दिखता है ना कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स, मतलब जो टी लीव्स हो रही होती है वो भी रिवॉल्व कर रही होती है, राइट। तो वो तो हो गया डिफ्यूजन।
लेकिन जब मैंने उसको छान लिया, कप में ट्रांसफर कर दी, तो वो हो गया ऑस्मोसिस। तो ये होता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब हम समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक प्रेशर है, वो मिनिमम प्रेशर है जो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे, ताकि वो जो फ्लो हो रहा है ना उसको रोक सकूं। सो इट इज दैट मिनिमम प्रेशर विच स्टॉप्स द रिएक्शन, जो कि स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उसको रोक दिया जाए, वो प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, और ये हमें देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो ये पाई होते हैं ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलैरिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? मोलैरिटी के। यहाँ पर हम लेंगे मोलैरिटी, बाकी सब में हमने ली थी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को यहाँ पर हमने C से डिनोट किया, कैपिटल M से नहीं, C से डिनोट करें। तो यहाँ पे कांस्टेंट हटाने के लिए हमारे पास इक्वल टू का साइन आता है, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं गैस कांस्टेंट R और टेम्परेचर T से। तो पाई इज इक्वल्स टू CRT, और ये वाली NCRT भी बोल देते हैं। NCRT बुक पे नहीं जाना, इसका फॉर्मूला भी NCRT है, डेट इज नंबर ऑफ मोल्स, एंड रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, डेट इज पाई इज इक्वल्स टू CRT, where C is the molarity, R is the gas constant and T is the temperature। ठीक है, अब इस सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने वन बाय वन अच्छे से समझ लिया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, जो कि है हमारे पास इसके बेसिस में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे यहाँ पर हम सॉल्यूशंस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जहाँ पे 2 सॉल्यूशन में, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ही रहता है, मतलब 2 सॉल्यूशन लिए उनको कंपेयर करिए। ठीक है, तो कंपैरिजन के टाइम पे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आया तो आइसोटोनिक। अगर एक का ज्यादा आया और दूसरे का कम आया तो उसे कहते हैं हाइपरटोनिक। एक का ज्यादा और दूसरे का कम आया तो उसे कहते हैं हाइपरटोनिक। तीसरा, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, दूसरे का, मान लो ये ए था ये बी था, इसका ज्यादा हो गया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। अब सपोज क्या इसका ज्यादा हो गया बी वाले का, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट रहता है सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर बात आती है एबनॉर्मल मास की। एबनॉर्मल का मतलब क्या है मैम? क्या वो नॉर्मल नहीं है? या ये नॉर्मल नहीं है, मतलब कि जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे हमें एक्सपेक्ट होना चाहिए कि भाई ये आना चाहिए, वो उससे या फिर ज़्यादा आ जाता है या कम आ जाता है, जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर्स क्या होता है कि जो नॉर्मल, जो एक्सपेक्टेड होता है उससे ऊपर नीचे आ जाए। ठीक है, 19-20 वाला नहीं, बहुत ज़्यादा वाला ऊपर नीचे आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास का एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल द डाइमर फॉर्मेशन। ये एसिटिक एसिड है, जब ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है डाइमर। ये इसने बनाया डाइमर। तो जब मैं इस डाइमर का मैंने कैलकुलेट किया ना फॉर्मूला, तो मैंने जब मास निकाला तो मैंने सोचा कि ये एसिटिक एसिड के ट्वाइस के ही बराबर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन जो थी ना वो डिफरेंट होगी, जिसके वजह से एबनॉर्मैलिटी आ गई, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से मेरा जो डाइमर के जो पार्टिकल्स थे वो चेंज हो गए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होने की वजह से मेरे पास मास नंबर, मोलर मास भी चेंज हो गया। तो इसे एबनॉर्मल मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आए वेंट हॉफ। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट थे वेंट हॉफ, और उन्होंने एक फैक्टर दिया, वेंट हॉफ फैक्टर। सो इन अकाउंट टू कैलकुलेट द एबनॉर्मल मास, ठीक है, एबनॉर्मल मास को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, बेसिकली जहाँ पे पार्टिकल्स के नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हो, ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए वेंट हॉफ आए, और वेंट हॉफ ने अपना एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या था? एबनॉर्मल मोलर मास को हम करेंगे डिवाइड। तो क्या कहता है ये वेंट हॉफ फैक्टर जो है वो फॉर्मूला क्या देता है? आई से हम इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास मतलब जो मेरे को एक्सपेक्टेड होना चाहिए वो, डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर से एक फॉर्मूला आता है। इसी का एक और फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू
जो ऑब्वियस ही बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आएगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, एक फॉर्मूला ये भी देखने को मिलता है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय, जो उसमें चेंज आया होता है उससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट कैन बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने जो चारों पढ़ी है उनमें से कोई भी ये प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पर मेरे पास वेंट ऑफ फैक्टर के बाद ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है, ये चैप्टर हो गया अच्छे से खत्म। हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझाया, ठीक है, चाहे वन शॉट हो लेकिन फिर भी हमने डिटेल्स आपको सारी दी। अब हम देखते हैं कि ये लेक्चर अब आपको मिल गया होगा मंडे को, दैट इज 7 o'clock, ये लेक्चर आपको मिल गया। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक सेल्फ टेस्ट पेपर डाल रहे हैं। सेल्फ टेस्ट में क्या होगा, जो इस चैप्टर के बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो उन्हीं के बेसिस पे एक सेल्फ टेस्ट डाला है जो आप ऑनेस्टली खुद अटेम्प्ट करिए, राइट, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ खुद अटेम्प्ट करना, ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन, ये आपका कितना % तैयार हो गया है, राइट, कितना % तैयार हो गया ये आप खुद चेक करोगे। एंड ट्यूसडे दैट इज टुमारो हमें ये लेक्चर मिलेगा सुबह 8 बजे, दैट इज PYQ के बेस पे एक लेक्चर आपको मिलेगा, जिसमें जो क्वेश्चन आपको सेल्फ टेस्ट के लिए दिए हुए हैं ना, वही क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने पेपर में क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिख के आने हैं, MCQs के राइट आंसर्स क्या थे, इन सब के बारे में आपको ये जो सुबह का लेक्चर है 8 बजे इस टाइम मिलेगा। तब तक आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, खुद टेस्ट करो अपने आप को, खुद ऑनेस्टली उस क्वेश्चन पेपर को करो। टिल दैट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, राइट। अभी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, अभी आपके पास एक चैप्टर आ गया, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट।